गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप क्लास 8th का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज पढ़ना मृदा तैयार करना। मृदा कैसे तैयार किया जाता है। कह रहा मृदा को ऐसा बनाना जिससे वह पादपों की आवश्यकता को पूरा कर सके, मृदा तैयार करना कहलाता है। मृदा को पहले जोता और फिर अबद्ध मृदा को ढीला किया जाता है। अबद्ध मृदा में जड़ें आसानी से भीतर गहराई तक चली जाती हैं और आसानी से सांस ले पाती हैं। अबद्ध मृदा कृमियों तथा सूक्ष्मजीवों की वृद्धि में भी सहायक होती हैं, जो कि किसान के मित्र होते हैं। कौन? सूक्ष्मजीव। कृमियों तथा सूक्ष्मजीवों की बात कर रहा है, जो किसान के मित्र होते हैं, क्योंकि वे भी मिट्टी को जोतने तथा उसे अबद्ध करने में सहायता करते हैं। जोतने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे लकड़ी या लोहे के बने हल से जोता जाता है। हल का फलक मिट्टी में धंस जाता है, मिट्टी को अबद्ध कर देता है, अर्थात जोत देता है। बड़े खेतों की जुताई ट्रैक्टर की सहायता से की जाती है तथा छोटे खेतों की जुताई जानवरों द्वारा की जाती है। देखिए, आपको यहाँ देखा लकड़ी का हल है, ये क्या है, इससे जब हम खींचते हैं तो ये अंदर ज़मीन की तरफ घिस जाता है। जो लकड़ी आपको मिट्टी को फाड़ते हुए निकलता है तो मिट्टी आपको बाहर आ जाती है। ये क्या है, लोहे का हल है। इसको हम जब जोतते हैं तो ये देखिए चीरते हुए मिट्टी को जाता है। ठीक है, ये आपका इससे द्वारा क्या करते हैं, देखिए आपको ये यंत्र जो दिख रहा है, इसके द्वारा हम मिट्टी को तोड़ते हैं। ये लकड़ी का है और ये लोहे का। मिट्टी को छोटे छोटे कणों में करते हैं, जिससे वो हमारे उसमें अनाज जो हम बीज जाए वो आराम से ढक जा सके। ठीक है, आगे देखिए, हल का फलक मिट्टी में धंस जाता है, मिट्टी को अबद्ध कर देता है, अर्थात जोत देता है। बड़े खेतों की जुताई ट्रैक्टर की सहायता से की जाती है तथा छोटे खेतों की जुताई जानवरों द्वारा की जाती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ जानवरों द्वारा आप दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ जानवरों द्वारा छोटे खेतों की जुताई हो रही है। ठीक है, और बड़े खेतों की जुताई देखिए यहाँ ट्रैक्टर द्वारा, यहाँ जुताई नहीं, यहाँ हम अनाज को बो रहे हैं, लेकिन आपको इसी तरह जुताई भी की जाती है। आगे देखिए क्या है, शुष्क मृदा की जुताई करने पर यह मिट्टी के बड़े ढेलों में टूट जाती है, जिन्हें बाद में फलक या पाटल से तोड़ा जाता है। फलक पाटल, इसी का नाम फलक कहो या पाटल, जिसको देहात में हेंगा कहते हैं, इसी द्वारा मिट्टी को तोड़ी जाती है। फलक में एक ऐसा अधिक चपटे लट्ठे होते हैं जिन्हें बैलगाड़ी अथवा ट्रैक्टरों द्वारा ढेलों में चलाया जाता है। किसान ढेलों पर वजन डालने के लिए लट्ठे पर खड़े हो जाते हैं और उसे नीचे खींच लेते हैं। फिर जुती हुई भूमि को उन फलक को एकसार किया जाता है, जिससे वह हवा के साथ उड़ ना जाए अथवा पानी के साथ बहना जाए। कहना है कि मतलब जब मिट्टी के जब हम जोतते हैं तो बड़े बड़े ऐसे कंकड़, ऐसे बड़े बड़े ढेले हो जाते हैं, उनको हमें अच्छी तरह से फोड़ने के लिए हम इसको करते हैं, हेंगे को दौड़ाते हैं उस पर, मतलब इस पाटल को। और पाटल जब हल्का पड़ता है तो क्या करते हैं, इस पाटल पर एक तो व्यक्ति चढ़ जाते हैं, जिससे एक नीचे दबा कर जाता है, मिट्टी फूट जाती है और जिससे हमारा मिट्टी भुरभुरा हो जाता है, जिससे हमारे बीज अच्छी तरह से ढक जाते हैं। ठीक है, अच्छी से ढकने से क्या होता है, उसमें अच्छे से हवा या आपको ऑक्सीजन जो भी चीज़ ज़रूरत होती मिल जाती। नहीं तो यदि आपको बीज आराम से नहीं ढकाते हैं तो क्या हवा द्वारा या धूप द्वारा बीज भी उड़ जाएंगे और धूप द्वारा बीज खराब भी हो जाएगा, कहीं पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा, बहुत से कारण हो जाएंगे। इसलिए हम मिट्टी को अच्छी तरह से फोड़ते हैं, जिसको अब देखिए बीजों का चयन, हम बीजों का चयन कैसे करते हैं। बीजों का चयन कृषि का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बीज परिपक्व, स्वच्छ व स्वस्थ, कीट तथा रोगों से मुक्त होने चाहिए तथा विशेष फसल के ही होने चाहिए जिसे बोया जाना है। इसके लिए सिर्फ प्रमाणित बीज ही बोने चाहिए। बीजों का बोना, जब मृदा तैयार हो जाए तो उसमें बीजों को हाथ से अथवा बीज बोने की मशीन या सीड ड्रिल से बो देना चाहिए। कुछ लोग किसान, छोटे किसान हाथों से बोते हैं, बड़े किसान आपको ट्रैक्टर द्वारा, जैसे आपको यहाँ दिखाया अभी हम दिखा दे रहे हैं, इस तरह से। सीड ड्रिल एक लंबी उंगलियों युक्त धातु की नली होती है, जिसके ऊपरी सिरे पर एक कीप होती है।
बीजों को कीप में डाला जाता है। इस कीप में अनेक छिद्र होते हैं। देखिए फिगर किसकी बात कर रहा है, इस फिगर की। बहुत ध्यान से देखिए, ये देखिए कह रहा है ये जो आपके छिद्र होते हैं, ये नली है जो एक अच्छे धाग बने होते हैं किसी पदार्थ से, ठीक है। उंगलियों युक्त धातु की नली होती है, जो बहुत नली होती है, धातु की नली होती है, और इसके ऊपर कीप नुमा देखिए ऐसे चौड़े सा फैला है ऐसे यूँ, और इसमें बीज देखिए रखा गया है। ट्रैक्टर आगे चल रहा है और इस नली द्वारा जो आपकी सफ़ेद सफ़ेद दिख रही है, इस नली द्वारा इसमें गिर रहा है, और यहाँ से लोहे द्वारा ये मिट्टी के अंदर यहाँ आपके जो दिख रहे हैं फार की तरह, उसी में आपको नीचे गिरते चले जा रहे हैं। इसी को कहा है कि उंगली युक्त धातु की नाली होती है, जिसे द्वारा हम वो करते हैं। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, कह रहा है ड्रिल को हल के साथ जोड़ दिया जाता है और हल द्वारा मृदा में खांचे बनाए जाते हैं, से ड्रिल के द्वारा बीजों बो दिए जाते हैं। किसान को गिराए जाने वाले बीजों के बोने की सही दर तथा बैलों के सीधे रेखा में चलने का ध्यान रखना चाहिए। यदि बैल से कर रहे हैं या ट्रैक्टर से, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा ट्रैक्टर सीधा जा रहा है या नहीं। यदि व्यक्ति जा रहे हैं तो उसको लेकर सीधा जा रहे हैं या नहीं। प्रतिरोपण क्या है? कुछ फसलों जैसे चावल, टमाटर, बैगन, पात गोभी आदि को सीधे खेत में नहीं बोया जाता, इन्हें पहले नर्सरी में बोया जाता है। धान भी वैसे होता है, वो देखिए पहले हम कहते हैं जरई कर रहे हैं, जरई डालते हैं, उसको फिर उखाड़ते हैं, फिर खेतों में बोते हैं, उसी तरह कह रहा। तथा बहुत देखभाल के साथ नन्हे पौधे को विकसित होने दिया जाता है। जब बहुत हम इसका ध्यान देते हैं तो छोटे नन्हे नन्हे पौधे निकलते हैं, जिन्हों नवोद्भिद कहते हैं। उन नन्हे पौधों को नवोद्भिद कहते हैं। नर्सरी से मुख्य फसल के खेत में नवोद्भिदों को स्थानांतर तथा फिर से रोपण को प्रतिरोपण कहते हैं। कह रहा है नवोद्भिद को हम जब उखाड़ते हैं, उखाड़ने के बाद उसको फिर नए स्थान पर नए फील्ड में उसको जब हम लगाते हैं, उसी को प्रतिरोपण कहते हैं। जैसे आपका धान है, धान को जरई पड़ता है, उसको उखाड़ कर क्या करते हैं, उखाड़ कर ले जाकर दूसरे खेतों में लगाते हैं, उसी को प्रतिरोपण कहते हैं। प्रतिरोपण का प्रमुख लाभ यह होता है कि सिर्फ स्वस्थ नवोद्भिदों को ही आगे उगने के लिए चयन किया जाता है। इस प्रकार फसल की उपज बढ़ जाती है। प्रतिरोपण का मतलब कि हमें इसमें क्या लाभ होते हैं। नवोद्भिद मतलब वो जो हम फसल उगाए हैं नर्सरी में, उनमें जो स्वस्थ पौधे होते हैं उसी का हम प्रयोग लेते हैं, उन्हीं को हम उखाड़ते हैं, नहीं बाकी फेंक देते हैं। और उनका प्रयोग करके हम फसल जब लगाते हैं तो हमारे खेत में अच्छी तरह से हर जगह जो भी हम फसल लगाते हैं, नवोद्भिद करते हैं, जो नए पौधे लगाते हैं, वो अच्छी तरह से उगते हैं। यदि मान लो इसी में कोई कमज़ोर है, उसको भी लगा दिया, पानी पाया या वर्षा पाया, वो गल गया, तो हमारा ज़मीन क्या होता है, स्पेस खाली हो जाता, तो जिससे हमारी फसल में कमी हो जाती है और रोग भी लग जाते हैं। और ये नवोद्भिद करने से आपको इन नवोद्भिद पौधों का प्रयोग करने से क्या है, जो हमें स्वस्थ पौधे होते हैं उन्हीं को हम चयन करते हैं, और उन स्वस्थ पौधों को हम क्या करते हैं, प्रतिरोपण करते हैं, जिसके कारण हमारे क्या होते हैं, फसल अच्छी तरह से उगते हैं। अब कह रहा बोने तथा प्रतिरोधन में बरती जाने वाली सावधानियाँ। कह रहा बोने तथा प्रतिरोध में बरती जाने वाली सावधानी। देखिए प्रतिरोपण किया जा रहा है, इसी को प्रक्रिया कह रहे हैं। मजदूर धान से पौधे को सफाई कह रहे हैं या प्रतिरोपण कह रहे हैं। देखिए हम एक कहीं से आपको नर्सरी में से उखाड़े होंगे और फिर इसको लगा रहे हैं, ये प्रतिरोपण, ये प्रक्रिया हम कह सकते हैं प्रतिरोपण कर रहे हैं। क्या होना चाहिए, बोने तथा प्रतिरोध में बरती जाने वाली सावधानियाँ क्या है, केवल अच्छे बीज ही होने चाहिए। दूसरा, बीजों तथा नवोद्भिदों को एक दूसरे से बहुत पास नहीं बोना चाहिए, अन्यथा उन्हें सूरज की पर्याप्त रोशनी, जल तथा पोषक तत्व नहीं मिल। कारण ना बहुत दूर बोना चाहिए ना बहुत नज़दीक। यदि बहुत दूर देंगे तब भी हमारे सूर्य के प्रकाश इतने तेज पड़ेंगे तब भी जल जाएगा। बहुत पास में रख देंगे तो एक दूसरे को अच्छी तरह सूर्य की प्रकाश नहीं मिल पाएगी, तब भी हमारा स्वस्थ पौधा नहीं हो पाएगा। बीज तथा नवोद्भिदों को बहुत दूर भी नहीं बोना चाहिए, वही कह दिया, क्योंकि इसके खेत का काफ़ी व्यर्थ हो जाएगा तथा उपज भी कम हो जाएगा। खेत का व्यर्थ भी हो जाएगा, हम बहुत दूर तो खेत व्यर्थ होगा, उपज भी कमी हो जाएगी। बीजों की भूमि में उचित गहराई में बोया जाना चाहिए। वाद डालना, खरपतवार नियंत्रण तथा सिंचाई। हमें गहराई में खाद डालना, खरपतवार या नियंत्रण, सिंचाई टाइम पर सिंचाई करना चाहिए और खरपतवार को टाइम पर निकाल देना चाहिए। इन सब विशेष बातों को हमें ध्यान में देना चाहिए। खाद डालना, खरपतवार नियंत्रण तथा सिंचाई क्या है। देखिए ऊपरी मृदा में ह्यूमस की बनी
एक गहराई परत होती है, मतलब जो ऊपरी मृदा होती है उसमें ह्यूमस की एक गहरी परत होती है, जो ह्यूमस सूक्ष्म जीवों द्वारा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से अपघटित पादप तथा जंतु अवशेष तथा व्यर्थ पदार्थ होते हैं। यह परत पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम से समृद्ध होती हैं, जो पादप वृद्धि के लिए आवश्यक तथा लाभदायक होते हैं। सरंध्र होने के कारण यह परत जल को भी अपने अंदर सोख लेती। सरंध्र मतलब उनके छोटे छोटे छिद्र होना। सरंध्र क्या है, मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके होने के कारण परत जल को भी अपने अंदर सोख लेती है तथा शुष्क महीनों में काम आने के लिए जल भंडारण का कार्य कर लेती है। शुष्क महीने मतलब आपके मई जून के समय जब आपका वर्षा नहीं होता है तो कह रहा उस टाइम क्या कहता है, अपने जल भंडार का भंडारण कर लेती है, अंदर चला जाता है। फिर जब शुष्क होने लगता है वहाँ से आप कुछ अपना मृदा नमी लेती रहती फसलें। प्रत्येक फसल मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा का उपयोग करती है। यदि हम मृदा में इन पोषक तत्वों को दोबारा से पूर्ति नहीं करते तो मृदा अनुपजाऊ हो जाता है। मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति उसमें खाद तथा उर्वरक मिलाकर की जाती है। की जाए आगे देखिए, खाद क्या है, ध्यान दीजिए। खाद जंतुओं के व्यर्थ पदार्थ जैसे गोबर, मूत्र तथा पादप के व्यर्थ से बनती है। इसलिए खाद नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों से समृद्ध होती है। किसान या तो खाद का उपयोगी उसी रूप में कर लेता है अथवा पहले उसे कंपोस्ट खाद में बदल लेता है। कंपोस्ट खाद बनाने के लिए सभी जंतुओं तथा पादपों के व्यर्थ पदार्थों की भूमि में गड्ढा खोदकर उसे एक सार करके दबा दिया जाता है। गड्ढे की वायु तथा प्रकाश से बचने के लिए उसे मृदा तथा पत्तियों से ढक दिया जाता है। सूक्ष्म जीवों इन व्यर्थ पदार्थों को किण्वन्त तथा अपघटित कर देते हैं तथा उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं, जो पादपों के लिए बेहतरीन पोषक प्रदान करते हैं। हमारा उर्वरक क्या है? उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम आदि से समृद्ध रासायनिक यौगिकों को मिश्रण होता है। इन्हें पादप तथा जंतुओं के व्यर्थ पदार्थों की बजाय कारखानों में बनाया जाता है। इनका भंडारण तथा रख रखाव आसान होता है। उर्वरक को मिट्टी में उचित मात्रा में मिलाया जाता है। इन्हें सीधी पादपों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। उर्वरकों को अत्यधिक उपयोग पादपों तथा मृदा के लिए हानिकारक होता है। इसलिए फसल की उपज बढ़ाने के लिए खादों तथा उर्वरकों के उचित संयोजन का उपयोग किया जाता है। उर्वरक खाद के अपर्याप्त पोषक तत्वों की भरपाई कर देते हैं। अब हमें पढ़ना है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार का हम नियंत्रण कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, फसल के पौधों के साथ ही अनेक अवांछित पादप भी उग जाते हैं। अवांछित पादप जो उपयोगी न हो, ठीक है, उसी कहते हैं। एक खरपतवार कहलाते हैं। ये जल, सूर्य की रोशनी तथा पोषक तत्वों के लिए फसल के पौधों के साथ स्पर्श करते हैं। इस प्रकार ये फसल की उपज को घटा देते हैं। कारण जब ये हो जाते हैं तो पौधों के साथ ये भी पर्याप्त मात्रा में उग जाते हैं। जो हम खाद डालते हैं इनको भी मिलता है प्रकाश, सूर्य से जो रोशनी आती है क्या ये भी ग्रहण करने लगता है, जिससे प्रकाश पूरी तरह से पौधों को सूर्य की प्रकाश नहीं मिल पाती है। जल की बात आई तो जल भी ये भी अवशोषित करने लगते हैं। पर्याप्त मात्रा में पौधों को जो हमें उपयोगी हैं फसल उनको नहीं मिल पाता, ये अपने तरफ ऑब्जर्व कर लेते। इसीलिए कह रहा है रोशनीदार पोषक तत्वों के लिए फसल के पौधों के साथ स्पर्श करते हैं। इस प्रकार से फसल की उपज को घटा देते हैं। खरपतवारों को हटाना ही निराई कहलाता है। निराई क्या है? खेतों से खरपतवार को हटाना ही निराई कहते हैं। एक छोटे खेत में निराई हाथों से, छोटे फावड़ों अथवा खुरपों से कर ली जाती है। बड़े खेतों में खरपतवारों को पाटलनुमा हल से हटाया जाता है। पाटलनुमा हल कंघे की तरह खरपतवारों को उखाड़ देता है और खेतों में
खेतों पर कुछ रसायनों का भी छिड़काव किया जाता है जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। हम जो रासायनिक पदार्थों का आजकल ज़्यादा से ज़्यादा इसी का प्रयोग किया जाए, खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। जो ऐसे जो आपके रसायन हैं जो खरों को जला देते हैं उसी को कहते हैं खरपतवार, मतलब रसायनों की छिड़काव किया जाता है। आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ इस फिगर में देखिए हमें क्या है, फसल का कीटनाशक का छिड़काव भी किया जाए, इसको इसी तरह हम दवा का भी, रासायनिक खरपतवारों का भी छिड़काव करते हैं जिससे हमारे क्या होते हैं, खरपतवार और निवल जलते हैं। आगे देखिए, यह रसायन बहुत से खरपतवारों की वृद्धि को रोक देता है लेकिन मुख्य फसल को प्रभावित नहीं करता। कुछ प्रमुख खरपतवार नाशी 2,4-D है, याद होना चाहिए 2,4-D का प्रयोग किया है। 2,4-क्लोरोफिनाक्सी एसिडिक अम्ल है, 2,4-क्लोरोफिनाक्सिक एसिड अम्ल है, MCPA, मेटाक्लोरो आदि, ये हमारे खरपतवार नाशक हैं। तो आज हम आप तक को यहाँ तक ही पढ़ाएंगे खरपतवार निवारण। नेक्स्ट अपने वीडियो में सिंचाई क्या होता है, सिंचाई की आधुनिक विधियाँ क्या होती हैं, इसको आप इसे अच्छी तरह से समझिए और रीड कीजिए, ठीक है। तो आपको चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।